Hello my dear students, this is Sidra Zubair and you are watching Grapes Pharmacology with Dr. Sidra Zubair. In our today's lecture, we are going to discuss about the anti-Parkinson's drug. हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे पार्किंसंस डिजीज क्या होती है, पार्किंसंस के सिम्टम्स, न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ डोपामिन, देन हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स और इसके एरियाज। पार्किंसंस जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट सफर करता है लॉस ऑफ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। उसको हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो पार्किंसंस का पेशेंट है। उससे पहले हम पार्किंसंस डिजीज को डिस्कस करने से पहले हम भी डिस्कस करते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, राइट। दिस इज ह्यूमन ब्रेन। स्ट्रेटम है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन और ये सिग्नल रिसीव करता है फ्रॉम न्यूरोकॉर्टेक्स और सबस्टेंशिया निग्रा। न्यूरोकॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरोकॉर्टेक्स जो है वो सिग्नल सेंड करता है, वो सेंसरी सिग्नल सेंड करता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर प्लान्स। लाइक अब हमें आगे बढ़ना होता है, हमें आगे कदम रखना है, हमें कहीं जाना है तो हम सोचते नहीं है, हम अपना बातें करते हुए हम अपने फोन में बात कर रहे हैं या फिर हम किसी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस करते हुए हम बढ़ते रहते हैं, सही। ये भी एक फ्यूचर प्लान है। ये हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको लाइक सॉल्व कर रहा होता है कि हमें आगे बढ़ना है तो आगे कदम कैसे रखने हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आगे कोई पत्थर आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कदम को क्या करेगा, हमारे स्टेप्स को क्या करेगा, या तो बढ़ा देगा या छोटा कर देगा, राइट। तो इसको हम कहेंगे फ्यूचर प्लान। ये सब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये सारे प्लान कौन कंट्रोल करेगा, न्यूरोकॉर्टेक्स, राइट। देन हमारे पास स्ट्रेटम से ही एक और पार्ट है ब्रेन का, सबस्टेंशिया निग्रा, उससे सिग्नल रिसीव कर रहा है स्ट्रेटम। सबस्टेंशिया निग्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, राइट। सबस्टेंशिया निग्रा से ही डोपामिन रिलीज होता है और डोपामिन जाता है स्ट्रेटम में। सबस्टेंशिया निग्रा रिलीज डोपामिन, then send this dopamine to the stratum, right। ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल हो रहा है कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स या मूवमेंट, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम सिग्नल रिसीव करता है फ्रॉम न्यूरोकॉर्टेक्स और सबस्टेंशिया निग्रा। न्यूरोकॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर प्लानिंग और सबस्टेंशिया निग्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग डोपामिन। तो डोपामिन जो है वो जाता है स्ट्रेटम में और डोपामिन का अपने फर्दर क्या है, डोपामिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। एज वी डिस्कस इन another lectures, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्साइटेटरी एक्शंस एंड इनहिबिटरी एक्शंस, राइट। सिर्फ एक्साइटेटरी एक्शंस नहीं है या सिर्फ इनहिबिटरी एक्शन नहीं है, डोपामिन के दोनों एक्शन प्रोड्यूस करता है, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, डोपामिन जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग गाबा न्यूरॉन्स, गाबा के न्यूरॉन्स को इनहिबिट करता है। इसी तरह एक्साइटेटरी में डोपामिन जो है वो इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिन, राइट। अब अगर डोपामिन का लेवल बॉडी में कम होता है, डोपामिन का लेवल कम होगा तो गाबा इनहिबिट नहीं होगा, तो गाबा का लेवल इंक्रीज हो गया। इसी तरह डोपामिन का लेवल अगर डिक्रीज होता है तो एसिटाइलकोलिन इनहिबिट नहीं करेगा और एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट डोपामिन जो है इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करता है ताकि पेशेंट की कोऑर्डिनेशन और पेशेंट की मूवमेंट में आसानी हो, राइट। अब अगर ये डोपामिन का लेवल डिक्रीज होगा तो फिर इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी दोनों एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में और पेशेंट सफर करेगा फॉलोइंग सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स इंक्लूडेड है, लास्टिंग ट्रेमर्स, रिजिडिटी, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी एंड स्लोएड मूवमेंट। स्लोएड मूवमेंट को हम लोग हाइपोकाइनेसिया भी बोल सकते हैं। लास्टिंग ट्रेमर मतलब पेशेंट जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में है और तब भी वो जो है उसकी मूवमेंट जो है हाथों की या उसकी हल्की हल्की मूव करी या फिर मोस्टली उसका जो थंब है वो रोलिंग पेन में जो है वो मूव कर रहा होता है, राइट। इसके अलावा रिजिडिटी मतलब उसकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में रिजिड करती है, चाहे वो चलने की मूवमेंट हो चाहे वो स्वेलिंग करने की मूवमेंट हो, सही। वो एक नॉर्मली जो एक नवाला होता है जो बाइट होता है वो उसको भी मुंह में रखा जाता है क्योंकि वो जो उसके मसल्स है
स्वेलो करने के, वो रिजिड हो चुके होते हैं, राइट। इस तरह अगर नॉर्मली हम चलते हैं तो बड़े बड़े कदम उठा के हम आगे मूव कर देते हैं, लेकिन जो पार्किंसन पेशेंट होते हैं उनके जो कदम होते हैं वो एक तो स्लो होते हैं और उनकी बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है चलने में, सही, रिजिडिटी हो गया। पोस्चरल इनस्टेबिलिटी मतलब पोस्चर जो होता है वो पेशेंट का थोड़ा सा झुक जाता है, सही है। और जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है तो पेशेंट बिल्कुल ही बैंड हो चुका होता है और उसकी मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है और इन द एंड वो व्हील चेयर पे पेशेंट आ जाता है। दिस इज द समरी ऑफ पार्किंसन डिजीज सिम्टम्स। पिन रोलिंग ट्रेमर्स मतलब पेशेंट जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होगा और कंटिन्यूसली उसका जो फिंगर है, जो थंब है, वो मूव कर रहा होगा रोलिंग पिन की तरह गोल गोल गोल। न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ डोपामिन, अमाइनो एसिड टायरोसिन। इसमें कौन सा अमाइनो एसिड इन्वॉल्व है? टायरोसिन। अमाइनो एसिड टायरोसिन कन्वर्ट होता है एल-डोपा में, या फिर इसको हम लीवोडोपा भी बोल सकते हैं। अमाइनोसिन टायरोसिन कन्वर्ट होगा लीवोडोपा में इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, TH, इन शॉर्ट TH। लीवोडोपा में, लीवोडोपा से वो कन्वर्ट होगा डोपामीन में, these are डोपामीन वेसिकल्स, सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक LAAD कार्बोक्सिलेज, AADC फॉर शॉर्ट, राइट। देन किसी भी सिग्नल की वजह से ये डोपामीन रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो बाइंड करेगा फर्दर पोस्ट गैंग्लियन में, दिस इज प्री गैंग्लियन, दिस इज पोस्ट गैंग्लियन, वो पोस्ट गैंग्लियन में बाइंड करेगा। जो रिमेनिंग होंगे वो डोपामिनर्जिक, डोपामीन ट्रांसपोर्टर से डीअपटेक हो जाएंगे, दिस इज डोपामीन ट्रांसपोर्टर, जिसको हम DAT बोलते हैं, डोपामीन ट्रांसपोर्टर। रीअपटेक हो जाएगा और मेटाबोलाइज हो जाएगा बाय द एंजाइम MAO, मोनोमाइन ऑक्सीडेज। मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि जितने भी मोनोमाइंस होते हैं उनको मेटाबोलाइज करते हैं। मोनोमाइन ऑक्सीडेज दो टाइप के होते हैं। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है मोनोमाइंस को। मोनोमाइन ए दो टाइप के होते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी, राइट। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी जो है वो मेटाबोलाइज करेगा डोपामीन को। ऑलराइट, न्यूरोट्रांसमिशंस को हम रिवाइज करते हैं। अमाइनो एसिड टायरोसिन कन्वर्ट होगा एल-डोपा में या फिर लीवोडोपा में इन द प्रेजेंस ऑफ TH। देन एल-डोपा वेसिकल्स में स्टोर होगा, बनाएगा डोपामिन इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक LAAD कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे वो किसी भी सिग्नल की वजह से वो रिलीज होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, वहां पे वो बाइंड करेगा पोस्ट गैंग्लियन के साथ और जो रिमेनिंग होगा वो रिएप्टिक होके वो मेटाबोलाइज हो जाएगा मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम से। अच्छा, इसके अलावा डोपामिन जो है एक और होता है ग्लाइल सेल, उसमें स्टोर होता है, मतलब उसमें एंटर होता है। ग्लाइल सेल जो है वो हेल्पर न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट न्यूरॉन्स नहीं होते हैं लेकिन उनको हम हेल्पर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ डोपामिन जो है वो जो ज्यादातर अमाउंट है वो पोस्ट के साथ बाइंड करेगी, बाकी रिमेनिंग रिएप्टेक हो जाएगी। रिएप्टेक होने के बाद मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इसको मेटाबोलाइज कर देगा और कुछ डोपामिन जो है वो एंटर होगा इनटू ग्लाइल सेल। जैसे ही डोपामिन एंटर होता है ग्लाइल सेल में तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3-MT। 3-MT स्टैंड्स फॉर 3-methoxytyramine in the presence of COMT. COMT stands for catechol or methyl transferase, right? Then 3-MT convert होगा further into HBA in the presence of monoamine oxidase enzyme B. monoamine oxidase enzyme B. तो आप सब में ये देखा कि जो मेन नर्व है उसमें खाली मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम बी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन, जबकि ग्लाइल सेल में
दो एंजाइम इन्वॉल्व है, COMT भी, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज भी, और मोनोमाइड ऑक्सीडेज एंजाइम भी, जो कि फर्दर उसको मेटाबोलाइज करेंगे डोपामिन को इनटू HVA। HVA स्टैंड्स फॉर होमोमेनिलिक एसिड। Right? It's all about neurotransmissions of dopamine and metabolism of dopamine. अब हम डिस्कस करेंगे ड्रग जो कि एक्ट करेंगे एंजाइम्स पे ताकि डोपामिन का लेवल बढ़े, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि पार्किंसंस में डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और हमारा मेन जो पर्पस होता है पार्किंसंस डिजीज का वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाना। राइट? अब हम बात करते हैं ड्रग्स की टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज। ड्रग्स के जो ड्रग्स जाएंगी उसका मेन पर्पस होगा या तो डोपामिन के लेवल को बढ़ाना, राइट, या फिर COMT एंजाइम और MAOB एंजाइम, इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट करना। राइट? सबसे पहले ड्रग दी जाती है वो है लीवोडोपा। लीवोडोपा जो है वो प्रिकर्सर है डोपामिन का। हम लीवोडोपा क्यों देते हैं, डोपामिन क्यों नहीं देते हैं? डोपामिन तो डायरेक्ट हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। डोपामिन हम इसलिए नहीं देते क्योंकि डोपामिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। सही, लीवोडोपा वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और फिर वो अपना लीवोडोपा जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू डोपामिन में। लेकिन लीवोडोपा जो है वो पेरिफेरल सिस्टम में भी मेटाबोलाइज हो जाता है। दो एंजाइम ऐसे हैं जो कि पेरिफेरल सिस्टम में ही लीवोडोपा को मेटाबोलाइज कर देते हैं। कौन कौन से दो एंजाइम है वो? एक तो COMT कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, दूसरा एंजाइम है DDC डोपा डिकार्बोक्सिलेज। राइट? दो एंजाइम ऐसे हैं जो कि लीवोडोपा को पेरिफेरल सिस्टम में ही मेटाबोलाइज कर देते हैं। तो हमें लीवोडोपा के साथ ऐसी ड्रग ऐड करनी पड़ेगी जो कि इन दोनों एंजाइम को इनहिबिट करेगी, क्योंकि दोनों एंजाइम इनहिबिट होंगे, ब्लॉक होंगे तो ही लीवोडोपा का लेवल इंक्रीज होगा। हमें इन दोनों एंजाइम को भी ब्लॉक करना है। तो हम कौन सी ड्रग ऐड करेंगे? लीवोडोपा के साथ हम ऐड करेंगे कार्बिडोपा। कार्बिडोपा जो है वो इनहिबिट करेगा DDC को। राइट? मैं रिपीट कर रही हूँ, लीवोडोपा को दो एंजाइम COMT और DDC उसको मेटाबोलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे? COMT लीवोडोपा को कन्वर्ट करेगा इनटू 3O मिथाइल डोपा। सही है? जबकि DDC लीवोडोपा को कन्वर्ट करेगा इनटू, अब लीवोडोपा को मेटाबोलाइज कर रहा है दो एंजाइम, तो हमें इन दोनों एंजाइम को क्या करना है? ब्लॉक करना है। सबसे पहले हमने ड्रग कार्बिडोपा को ऐड किया। कार्बिडोपा क्या करें? कार्बिडोपा DDC को इनहिबिट कर रहा है। तो हम एक और ड्रग ऐड करेंगे जो कि COMT को ब्लॉक करेगा। कौन सी ड्रग ऐड करेंगे हम लोग? हम एक और ड्रग इंटरकूपॉन ऐड करेंगे। इंटरकूपॉन क्या करेगा? वो COMT को ब्लॉक करेगा। सही है? जबकि DDC को कार्बिडोपा ब्लॉक कर रहा है। तो ये दोनों एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेरिफेरल सिस्टम में लीवोडोपा का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। राइट? क्विक रिवाइज करते हैं। क्विक रिवाइज में क्या है कि लीवोडोपा पेरिफेरल सिस्टम में मेटाबोलाइज हो जाता है, हमें उसको ओरिजिनल फॉर्म में ब्रेन में पहुंचाना है, ब्लड बैरियर को क्रॉस करवाना है। तो दो एंजाइम COMT और DDC ये पेरिफेरल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और लीवोडोपा को मेटाबोलाइज कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें ऐसी ड्रग लीवोडोपा के साथ ऐड करनी है जो कि इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक करेगी। दोनों एंजाइम ब्लॉक होंगे तो लीवोडोपा का लेवल इंक्रीज होगा और वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा। राइट? तो कार्बिडोपा को ऐड करेंगे। कार्बिडोपा किसको ब्लॉक कर रहा है? DDC को। राइट? इंटरकूपॉन ऐड करेंगे। इंटरकूपॉन किसको ब्लॉक कर रहा है? COMT को। तो ये दोनों एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लीवोडोपा का लेवल इंक्रीज हो गया और उसने ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लिया। लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के बाद लीवोडोपा जो L डोपा है वो कन्वर्ट होगा डोपामीन में।
डोपामिन रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद उसने पोस्ट सिनेप्टिक से बाइंड करना है, कुछ ने रीअपटेक होना है, कुछ ने ग्लियल सेल में एंटर होना है, लेकिन वो रीअपटेक होके दोबारा से मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम उसको इनिबिट करेगा और यहाँ पे COMTO-MAO भी एंजाइम उसको मेटाबोलाइज करेगा, राइट। तो अब हमें वो ड्रग भी देनी है जो कि न्यूरॉन्स में भी इन एंजाइम को ब्लॉक कर सके, सही है। ग्लियल सेल में डोपामिन कन्वर्ट होता है 3-MT में इन द प्रेजेंस ऑफ COMT में, राइट। मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम इस डोपामिन को कन्वर्ट करता है HVA में, डोपैक में, DOPAC, डोपैक स्टैंड्स फॉर डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड। तो हमें इन दोनों एंजाइम को भी ब्लॉक करना है कि फर्दर डोपामिन कन्वर्ट ना हो 3-MT में या डोपैक में या HVA में। इनको ब्लॉक करने के लिए इस मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम B को ब्लॉक करने के लिए हम ये ड्रग ऐड करेंगे। वो करेंगे कौन कौन सी? सेलिग्लिन और रेजाग्लिन। ये दोनों ड्रग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेगा। अच्छा, एक और ड्रग है टॉल्कापोन और एंटाक्यूपोन। इन दोनों में कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एंटाक्यूपोन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, जबकि टॉल्कापोन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके COMT को ब्लॉक कर देगा। टॉल्कापोन, सही है। तो हम लीवोडोपा के साथ हम कार्बिडोपा और टॉल्कापोन भी ऐड कर सकते हैं अगर पेरिफेरल सिस्टम में ब्लॉक करवाना है और न्यूरॉन्स में भी अगर ब्लॉक करवाना है। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करवाना है तो फिर हम एंटाक्यूपोन के बजाय टॉल्कापोन ऐड करेंगे, राइट। इन ड्रग्स के अलावा हमारे पास और भी ड्रग्स हैं। अभी तक हमने जितनी भी ड्रग डिस्कस की हैं वो सारी ड्रग क्या कर रही है? वो सारी ड्रग उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर रही हैं जो कि डोपामिन को मेटाबोलाइज कर रहे हैं या फिर लीवोडोपा को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, सही। अब हम उन ड्रग्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि डोपामिन के लेवल को बढ़ाएंगे। हमें ये पता है कि 50s के बाद डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, राइट। मतलब नर्व या न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो रहे हैं या फिर वापस से वो रीजनरेट नहीं हो रहे। अब जो कुछ ही सेल बचे हैं न्यूरॉन्स के, वो डोपामिन की प्रोडक्शन करवा रहे हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। तो हम वो ड्रग एडप्ट करेंगे जो कि डोपामिन को डायरेक्ट डोपामिन की प्रोडक्शन करवाए, सही है। अभी तक हम एंजाइम्स को इनहिबिट करवा रहे थे, अब हम डायरेक्ट वो ड्रग देंगे जो कि डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे। वो कौन कौन सी है? हम उनको क्लासिफाई करते हैं इनटू डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग में। कौन कौन सी? ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरॉल, रामीपेक्सोल, रोटिकोटीन एंड एपोमॉर्फिन, सही है। ये सारी ड्रग्स क्या करेंगी? सारी ड्रग डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग है हमारे पास, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब डोपामिन का लेवल कम होता है तो एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एसिटाइलकोलिन का लेवल जब भी बॉडी में इंक्रीज होगा, एसिटाइलकोलिन क्या कॉज करेगा? मसल रिजिडिटी कॉज करेगा, ट्रेमर कॉज करेगा। तो हमें अगर पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी देंगे तो क्या करेगा? वो ट्रेमर्स को और रिजिडिटी को कम करेगा, राइट। इन ड्रग्स का मेन पर्पस ये है कि एसिटाइलकोलिन और डोपामिन के लेवल को बैलेंस करना। ये हमारे पास कौन सा ड्रग है? एंटीकोलिनर्जिक का। एंटीकोलिनर्जिक में हमारा ड्रग ऑफ चॉइसेस है बैंस्टोपिन, पाइपेरिडोन, प्रोसाइक्लिडीन, ट्राइहेक्सिफेनिडोल, राइट। ये क्या करेंगे? ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को डिक्रीज कर देंगे। तो ये एक और ड्रग है हमारे पास एमेंटिडीन। ये किसी क्लास में नहीं आ रही क्योंकि इसका मैकेनिज्म इज स्टिल अनक्लियर, लेकिन ये करता क्या है? एमेंटिडीन जो है वो वेसिकल से रिलीज करवाता है, मतलब लेवल बढ़ाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामिन का। इसके अलावा ये रीअपटेक को इनहिबिट करता है, राइट। क्या करेगा? ये डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करेगा ताकि रीअपटेक नहीं हो डोपामिन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज्यादा रहे। इसके अलावा प्रोड्यूस करे वेसिकल से ज्यादा डोपामिन रिलीज हो सके, राइट। ये हो गई हमारे पास सारी ड्रग्स। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट्स भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साइड इफेक्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्बिडोपा और लीवोडोपा। कार्बिडोपा और लीवोडोपा का साइड इफेक्ट है नोजिया, डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट एंड स्लाइवा। इसके अलावा हाइपरटेंशन, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, सेलिग्लिन और रेजिग्लिन, नोजिया, इंसोमिया, डिस्काइनेसिया और विजुअल हैलुसिनेशन।
नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है इंटिकोपॉन और टेलेकोपॉन। इंटिकोपॉन और टेलेकोपॉन का साइड इफेक्ट है डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट एंड स्लाइवा। देन लेकिन टेलेकोपॉन का यूज अगर ज्यादा हो तो वो सीवियर डायरिया कॉज कर सकता है। इसके अलावा टेलेकोपॉन जो है वो लिवर टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। इसके अलावा जितने भी डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग हैं ये सारे कॉज करेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, डे टाइम स्लीपनेस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, और ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो कॉज करेगा कार्डिक और पल्मोनरी फिब्रोसिस, राइट। देन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का साइड इफेक्ट, जितनी भी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो इंक्लूडेड है साइड इफेक्ट्स में, लाइक ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन। नाउ इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर ऑफ पार्किंसंस ड्रग। Before ending our lecture, I have few questions to ask. सबसे पहले, why we give levodopa instead of dopamine? Question number 2. Inticopon and telecopon, which one is better and why? Next, what's the side effects of bromocriptine? And last question is celligline or azaglene का mechanism of action, and amantadine का mechanism of action. I am waiting for your answer in commenting box. Do comments. I will reply over there. Thank you for watching. अब हम मिलेंगे next lecture में. Till then, take care. Bye.